बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस कादी फ़ाइज़ की लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर जो समाअत की गई है उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अदालती कार्रवाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले पार्ट्स में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए 10 पॉइंट्स अदालत के सामने पेश किए गए। दूसरे पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा को दलाइल देने का मौका दिया गया। सरीना ईसा ने अपने दलाइल में 16 पॉइंट्स अदालत के सामने पेश किए। सरीना ईसा ने अपने दलाइल में वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र किया, वफाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम का जिक्र किया, शहज़ाद अकबर का जिक्र किया और साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का जिक्र किया अहलिया सरीना ईसा ने अपने दलाइल में। तीसरे पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ को जवाबुल जवाब में दलाइल देने का मौका दिया गया और आज की अदालती समाअत में जस्टिस कादी फ़ाइज़ एक मरतबा फिर जज्बाती हो गए। जस्टिस कादी फ़ाइज़ की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि मिसकंडक्ट पर बेशक मुझे अदालत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, मुझे अगर कत्ल किया गया तो मैं शहीद कहलाऊँगा और मेरी इस मुकदमे में दिलचस्पी ये है कि मैं अदालत के वक़ार का मुकदमा लड़ रहा हूँ, ये मुकदमा मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा। तो नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर जो 10 एतराज़ात अदालत में पेश किए गए, वो एतराज़ात क्या थे, ये आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से आज दलाइल देते हुए अमेरिका की अदालत का फ़ैसले का हवाला दिया गया। आमिर रहमान की जानिब से बताया गया कि फ़्लोरिडा की अदालत की जानिब से लाइव स्ट्रीमिंग की मुखालफत की गई और अदालत ने यह करार दिया कि मीडिया और आवाम आदमी के हकूक़ जो हैं वो बराबर के हैं। दूसरे पॉइंट्स में उन्होंने भारतीय अदालत का हवाला दिया, जिसमें आमिर रहमान ने यह कहा कि अगर अदालत लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त देना चाहती है तो इसके लिए जुडिशल अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करना होगा, बल्कि अदालत को लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त के लिए इंतज़ामी तौर पर इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला करना होगा। ये मामला जुडिशल साइड पर एजिटेट नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट उनकी जानिब से उठाया गया कि अगर बराह रास्त कवरेज की इजाज़त दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो इससे जो अदलिया का वक़ार है उसमें कमी आएगी। चौथा नुक्ता आमिर रहमान ने यह पेश किया कि अदालत की जो कार्रवाई होती है वो टेक्निकल होती है और अगर बराह रास्त इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी तो जो आम पब्लिक है वो अदालती कार्रवाई को समझ नहीं पाएगी। आमिर रहमान का ये कहना था कि ओपन कोर्ट में जब कार्रवाई होती है तो मीडिया के नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो अदालती कार्रवाई को आसान बनाकर इस अंदाज से अवाम के सामने पेश करते हैं कि अवाम उस अदालती कार्रवाई को बाआसानी समझ सके। आमिर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग की गई तो उससे अदालती कार्रवाई के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा होगी। छठा नुक्ता उनकी जानिब से ये पेश किया गया कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी जाती है तो फिर इसके बाद जजेस के कंडक्ट पर भी अवामी फ़ोरम पर बात होना शुरू हो जाएगी। सातवां नुक्ता उन्होंने ये बताया क्या जजेस जो हैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग में बैठेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दी जाएगी तो इससे जजेस की अवामी सतह पर शनाख्त हो जाएगी, तो इससे जजेस के लिए बहुत सारे अवामी सतह के ऊपर मसाइल पैदा होंगे। आठवां नुक्ता आमिर रहमान ने अदालत में ये पेश किया कि बराह रास्त कवरेज की इजाज़त देने से फिर फ़ैसला जो है फिर कानून के मुताबिक नहीं बल्कि मकबूलियत पर मबनी फ़ैसले जो है वो अदालतों की जानिब से किए जाएंगे। 9वां पॉइंट उनका ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग की जो इजाज़त अदालत से मांगी गई है, जब अदालत लाइव स्ट्रीमिंग करेगी, अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग पर दिखाया जाएगा तो उस वक्त लोग जो होते हैं अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, एट वर्क होते हैं, तो प्राइम टाइम के ऊपर लोग जो है वो टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो है वो स्पॉइल होगी, इसका कोई फ़ायदा आवाम को बराह रास्त नहीं पहुँचेगा। आखिरी जो नुक्ता आमिर रहमान की जानिब से उठाया गया वो ये था कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दी जाती है तो फिर इस लाइव स्ट्रीमिंग से जो बैड लॉयर्स हैं वो भी एक्सपोज होंगे और ये भी कहा गया कि ये दलील बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि लाइव कवरेज से जजेस का एहतसाब जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। इसके बाद आमिर रहमान ने अपने दलाइल का इख्तिताम किया और जस्टिस
उमरता बंदियाल की जानिब से उन्हें यह कहा गया कि आपने अपने दलाइल में बड़े मजबूत जो है वो आर्गूमेंट्स पेश किए हैं, आपके इन दलाइल का अदालत की जानिब से जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद सरीना ईसा को अदालत की जानिब से दलाइल देने का मौका दिया गया। सरीना ईसा ने पहले तो इनफॉर्मल किस्म की अपने दलाइल के आगाज़ में बातें की, लेकिन उसके बाद बाकायदा वो अपने दलाइल के ऊपर आई और सरीना ईसा की जानिब से ये कहा गया कि उनकी तस्वीरें और वीडियोस बनाई गई जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जब वो एफबीआर में पेश हो रही थी, तो मीडिया की जानिब से उनकी तस्वीरें और वीडियोस बनाई गई। दूसरा नुक्ता सरीना ईसा की जानिब से ये उठाया गया कि उनकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की गई है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के वज़रा की जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, शहज़ाद अकबर और अनवर मंसूर ने अपने असर व रसूख़ को हमारी फैमिली के हवाले से इस्तेमाल किया है। तीसरा नुक्ता उनकी जानिब से ये पेश किया गया, चौथा नुक्ता ये पेश किया गया कि हुकूमत के वो वफाकी वज़रा, जो हुकूमत के वफाकी वज़रा की जानिब से मेरा वो रिकॉर्ड एफबीआर का जो कि प्रोटेक्टेड था, जिसे कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, उस रिकॉर्ड तक जो है हुकूमती वज़रा ने रसाई हासिल की, उस रिकॉर्ड को रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया। और पाँचवें नुक्ते में सरीना ईसा की जानिब से ये कहा गया कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया, इस तरह से मुझे मीडिया पर दिखाया गया जैसे मैं कोई मतलूब मुजरम हूँ। छठा नुक्ता उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी सेविंग से जो है ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी और पहली प्रॉपर्टी जो है वो 2004 में ख़रीदी गई, जब मेरे जो हस्बैंड हैं जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब वो वकील थे और वो किसी अदालत में जज के ओहदे पर फाइज़ नहीं थे। आठवां नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि मेरी प्रॉपर्टी जो है रातों रात जो है उसे मेरे जो हस्बैंड हैं, जो मेरे शौहर हैं, उनकी प्रॉपर्टी बनाकर जो है इसे ज़ाहिर किया गया। और नौवां नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ज़्यादा टैक्स देती हूँ, मेरा जो टैक्स है वो इमरान ख़ान से ज़्यादा है जो मेरी तरफ से एफबीआर को अदा किया जाता है। 10वां नुक्ता सरीना ईसा की जानिब से अदालत में ये उठाया गया कि कभी फ़रोग़ नसीम जो है कभी वज़ीर और कभी वकील के तौर पर अदालत के साथ खेल रहे हैं। ये नाज़रीन पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी अदालती कार्रवाई जो है वो समझ आ जाए, क्योंकि जब भी मैं जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब के हवाले से अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करता हूँ तो बहुत सारे नाज़रीन की जानिब से यह एतराज़ किया जाता है, ये सवाल उठाया जाता है कि मैं शायद जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ या जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब की मुखालफत में ये मालूमात अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जो अदालती कार्रवाई है वो इसी तरह से आप नाज़रीन को बयान कर दी जाए, आप नाज़रीन को बता दी जाए, ताकि किसी को फेवर करने का या किसी की मुखालफत करने का एलिमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे किल हो जाए। अगला जो पॉइंट उठाया गया, बल्कि यहाँ पर जब वो दलाइल दे रही थी सरीना ईसा, तो जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से ये कहा गया, मोहतरमा आप जो दलाइल दे रही हैं आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपके ये दलाइल जो है वो नज़र-ए-सानी के मुकदमे में तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अदालत जो है जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब की लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत कर रही है। लेकिन सरीना ईसा ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ 5 मिनट जो है वो दलाइल देने का मौका दिया जाए। और फिर 11वां नुक्ता सरीना ईसा की जानिब से ये उठाया गया कि ये जो नज़र-ए-सानी का जो स्कोप होता है महदूद होता है, लेकिन मेरे मुकदमे के ऊपर नज़र-ए-सानी का जो असूल है उसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 19 जून को जो फ़ैसला सुनाया गया था, मुझे बग़ैर सुने, मुझे बग़ैर नोटिस जो है वो फ़ैसला सुनाया गया था, तो लिहाजा मेरे मुकदमे की फुल फ्लैज जो है वो हेयरिंग होनी चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अज़ान शुरू हुई, अज़ान के बाद दोबारा आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। सरीना ईसा की जानिब से 12वां पॉइंट यह उठाया गया कि फ़रोग़ नसीम की जानिब से अदालत में चैलेंज किया गया कि अगर सरीना ईसा अदालत में आकर अपना मौक़िफ़ बयान कर देती हैं तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, अदालत में आकर मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपनी मनी ट्रेल पेश की, लेकिन फिर हुकूमत में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि उन हक़ाइक़ को तस्लीम करते। तीसरा नुक्ता सरीना ईसा ने यह अदालत में बयान किया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान में शिकस्त तस्लीम करने का हौसला नहीं है। चौथा नुक्ता उन्होंने ये बताया कि मैं 1982 से एक अमेरिकन स्कूल में जॉब कर रही हूँ, जबकि शहज़ाद अकबर जिनकी जानिब से हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, वो जब नैब में मुलाजमत करते थे, मैं उनसे 22 साल पहले अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत कर रही थी और शहज़ाद अकबर की जो तनख्वाह थी वो 35,000 थी और मेरी 1982 में मेरी जो 1982 में तनख्वाह थी वो शहज़ाद अकबर की 2000 के बाद की तनख्वाह से ज़्यादा थी। 15वां नुक्ता सरीना ईसा ने यह उठाया कि शहज़ाद अकबर ने अपने एहसास ज़ाहिर नहीं किए, शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ हर सच पर पर्दा डाला गया है, नैब, FBR और FIA शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर खामोश है। और आखिरी नुक्ता सरीना ईसा का ये था
कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से मेरे खामंद को कत्ल की धमकी दी गई और इस कत्ल की धमकी पर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की तहकीकात का आगाज़ नहीं किया गया, हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर सरीना ईसा के दलाइल का अख्ताम हुआ और फिर रिबटल में जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ा को दलाइल देने का मौका दिया गया और आज भी जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के दलाइल काफ़ी लेंथी थे, आज भी वो जज्बाती हो गए। मैं जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के जो दलाइल थे वो पढ़ के आप नाज़रीन को सुना देता हूँ। जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने मेरी बड़ी रहनुमाई की है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने दलाइल के दरमियान जज्बाती ना हो जाऊँ। अदलिया के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वार शुरू की गई है। सोशल मीडिया पर मुँह छुपा कर जजेस पर और मेरी ज़ात के ऊपर हमले किए जाते हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क को गटर में ले जा रही है। बोथम ने इमरान खान पर बाल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान ने उनके खिलाफ हद तक इज़्ज़त का मुकदमा किया बरतानिया में और वो मुकदमा इमरान खान जीत गए। आगे चल के जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने यह कहा कि वही डोगर जो कि एक प्रॉक्सी थे, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर बाकायदा तस्लीम किया है कि वो ISI के टाउट हैं। मेरी नहीं, आप सब की इंसल्ट जो है वो सोशल मीडिया पर की जाती है। आगे चल के जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने यह भी कहा कि आप कल मतलब जजेस को मुखातिब करते हुए जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की जानिब से कहा गया कि आप नोट करें कि आज की अदालती कार्रवाई को मीडिया की जानिब से कल कितना रिपोर्ट किया जाता है। नेशनल मीडिया आज की अदालती कार्रवाई को किस तरह से या कितना रिपोर्ट करता है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने कहा कि अब्दुल वहीद डोगर जैसे टाउट जो है वो भरे पड़े हैं, जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने उनसे ये कहा कि तासुर और हकीकत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बात जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है तो वो तब्दील हो जाती है। जिस पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने कहा कि मैं जस्टिस उमर बंदियाल साहब आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अदालती कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जाए, अवाम बराह रास्त ये सुने कि मैं अदालत में क्या बात कर रहा हूँ, दूसरी जानिब से अदालत में क्या बात की जाती है, जजेस की जानिब से क्या सवालात उठाए जाते हैं। जिस पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने कहा कि आपने अपने दलाइल में जो पॉइंट्स उठाए थे वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हमने उन पॉइंट्स के ऊपर भी गौर किया है। जिसके आगे चल के जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने सुप्रीम कोर्ट के जो कोरोना SOPs हैं वो अदालत में पेश किए और जस्टिस कादी फ़ाइज़ा का ये कहना था कि कोरोना SOPs की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद महदूद साइलिन को अदालत में आने की इजाज़त दे रखी है, तो फिर किस तरह से अवाम जो है वो अदालत में आकर इस मुकदमे की समाअत को बराह रास्त दे सकते हैं। जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने कहा कि मुझे धमकी दी गई आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से, लेकिन FIR का इंदराज जो है वो 5 दिन के बाद किया गया। थाना सेक्रेटरीट की जानिब से FIR का इंदराज नहीं किया गया और 5 दिन के बाद ये मामला जो है वो पुलिस की जानिब से FBR को रेफ़र कर दिया गया और FIR की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का मुकदमा जो है वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया। दहशत गर्दी की जो दफ़ात थी वो निकाल दी गई और जब सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को पेश किया गया तो यहाँ प्रोटोकॉल देकर उन्हें पेश किया गया, यहाँ पर चाय पिलाई गई। आज वही शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकियाँ दी थी, आज वो शख्स जो है वो आज़ादी के साथ घूम फिर रहा है। आगे चल के जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने कहा कि मैं इस अदालत के लिए चीख रहा हूँ, अगर मुझे कत्ल किया गया तो शहीद कहलाऊँगा, जन्नत में जाऊँगा। मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन का ताल्लुक़ शहज़ाद अकबर से निकला, लेकिन इस मामले पर किसी किस्म की तहकीकात नहीं की गई। फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि उन्होंने कंटेम्प्ट की है, मेरी तौहीन की है, लेकिन उस पर भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि जिस फैसले में फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दी गई उस फैसले को चैलेंज किया गया है नज़रसानी की दरख्वास्तों पर। जब तक फ़ैसला जो है वो जब तक जजमेंट फ़ाइनल नहीं हो जाती तो किस तरह से उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सकता है। आगे चल के जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन मैं अदालत में ये निशानदेही कर रहा हूँ कि अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपके अहकामात की, इस 10 रुकनी बेंच के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तौहीन की जा रही है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने अपने दलाइल में सदर मुमलिकत का भी जिक्र किया और आगे चल के उन्होंने जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने यह कहा कि मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ उस पर मैं अदालत से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जस्टिस उमर बंदियाल की तरफ से कहा गया कि इन बातों में ना जाएँ, आप नेगेटिव जो है इम्पैक्ट जो है, तासुर जो है आपके दलाइल से सामने आ रहा है, कानूनी नुक्ते के ऊपर आप फोकस करें। अदालत इस मुकदमे की समाअत के लिए बैठी है, अदालत को कमेंट्री सुनने पर मजबूर ना करें। जिस पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने यह कहा कि मुझे सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा मुकदमा उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया जाए। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस अदालत का वक़ार है,
इस अदालत के जजेस का वक़ार है। अगर मैंने मिसकंडक्ट किया है तो मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। कभी मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया जाता है और कभी मिसकंडक्ट के मुकदमे में मनी ट्रेल तक मामला पहुंच जाता है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने कुछ दस्तावेज़ात भी अदालत में पेश की गई कि हकीकत टीवी के यूट्यूब चैनल पर उन पर किस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए। एयरवाई न्यूज़ के एक प्रोग्राम का हवाला दिया गया। समी इब्राहिम जो कि एंकर पर्सन है उनका हवाला भी दिया कि उन्होंने उनकी ज़ात के हवाले से क्या बात की थी। ट्विटर के कुछ हैंडलर्स का भी जिक्र किया गया जस्टिस कादी फ़ाइज़ की जानिब से। और फिर आज की अदालती कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो नाज़रीन, मनी ट्रेल के हवाले से बहुत सारे नाज़रीन की जानिब से सवालात पूछे जाते हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ अदालत में दलाइल तो बहुत कर देते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जस्टिस कादी फ़ाइज़ मनी ट्रेल अदालत में क्यों पेश नहीं करते। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। तो इस हवाले से आपके सवालों का जवाब यह है कि जब 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसे कलअदम करार दिया गया था और लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी का मामला, उसकी इंक्वायरी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से FPR को रेफ़र किया गया और FPR की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा को नोटिस जारी किए गए, उनके बच्चों को नोटिस जारी किए गए और FPR में सरीना ईसा की जानिब से, उनके बच्चों की जानिब से जो भी उनके पास मनी ट्रेल थी, जो भी उनके पास दस्तावेज़ात थी मनी ट्रेल के हवाले से, उसे FPR में पेश किया गया था और FPR ने उस मनी ट्रेल के साथ जो ख़बरें सामने आई थी उस मनी ट्रेल के साथ इत्तफ़ाक़ नहीं किया था और फ़ैसले में जुर्माना किया गया था सरीना ईसा को और उस फैसले को FPR के उस फैसले को सरीना ईसा की जानिब से एपलेट फोरम पर चैलेंज किया गया है। ये नाज़रीन मनी ट्रेल के हवाले से आपके सवालों का जवाब है। और ये जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समात है, एक तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ की लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है और दूसरी जो नज़र सानी की दरख्वास्तें हैं वो इस पॉइंट के ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये मामला FPR को क्यों रेफ़र किया गया था। इस पॉइंट के ऊपर नज़र सानी की दरख्वास्तें जस्टिस कादी फ़ाइज़, सरीना ईसा और वकला के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दिया गया था।